हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे कि आपने पिछले सेशन में देखा भी था कि हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे, 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 30 से आगे वाले क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ये लास्ट सेशन होगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। टोटल आपके 40 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, पर इतने क्वेश्चन करने के बाद आपकी थ्योरी एकदम क्लियर हो जाती है, इसलिए हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 31? द फर्स्ट, देखिए इसे पढ़ना कितना मुश्किल आसान है। द फर्स्ट, डेल्टा मतलब चेंज होता है, आई मतलब आयनाइजेशन और एच मतलब एंथैल्पी बोलिए, एनर्जी बोलिए, एक ही बात है। और आगे वन दे रखा है, ये वन ये बताता है इट इज फर्स्ट। एंड सेकंड, सेकंड के लिए देखिए कैसे है, डेल्टा है, आई है, एच है और टू है ना। ये फर्स्ट आईपी है, ये सेकंड आईपी है। आयनाइजेशन एंथैल्पीज यूनिट भी दे रखी है, किलो जूल पर मोल, यानी इनकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। इट इज ऑल्सो इन किलो जूल पर मोल। एंड डेल्टा ईजी, ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। यानी आपको यहाँ पे कुछ डेटा दे रखे हैं और ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ये इसकी फर्स्ट आईपी है, ये सेकंड आईपी है एलिमेंट की, और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। और आपको इसमें से इन क्वेश्चंस का जवाब देना है और विद रीजन देना है। स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ में आपको बताना है कि द रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है, ऐसी मेटल कौन सी है जो कि +2 कंपाउंड बनाती है और बाइनरी हैलाइड बनाती है, यानी MX2 बनाती है हैलोजेंस के साथ में। और ऐसी मेटल भी बतानी है जो प्रीडोमिनेंटली स्टेबल होती है, कोवलेंट हैलाइड्स, फॉर्मूला MX है ना। MX फॉर्मूला बनाती है, कौन बनाएगा, MX2 कौन बनाएगा, रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, नॉन रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी है। तो देखिए, हम सबसे पहले इस डेटा को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। आपके पास में यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है और ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू है और बाकी सब नेगेटिव है। अब इस पॉजिटिव वैल्यू को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, भैया ये तो इनर्ट गैस है। ऐसा तो इनर्ट गैस के केस में ही होता है, क्योंकि इनर्ट गैसेस कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगी, और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो मुझे उसको एनर्जी निकलने की बजाय सामने से देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर डेल्टा ईजी की वैल्यू पॉजिटिव है। और देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी यही कह रहा है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपका? द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इनर्ट गैसेज जो होती है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मैं इसके आंसर्स भी यहाँ साथ के साथ लिख देती हूँ। क्या लिखते हैं, देखिए इसका आंसर क्या है, एलिमेंट कौन सा है, ये देखो कौन सा एलिमेंट हो गया, फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ is least reactive element. It is inert gas. क्या है ये, इनर्ट गैस। और कौन सी है ये, हीलियम, बिकॉज इसका डेल्टा EgH इज पॉजिटिव। यही से पता चल गया। पॉजिटिव होने के साथ साथ देखो एक चीज और भी है, इसका IP देखिए कितना ज्यादा है,
फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी बहुत ज़्यादा है। ये भी इंडिकेट करता है कि ये इनर्ट गैसेस है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल के कौन होगी, जिसका आईपी की वैल्यू कम होगी, है ना। मोस्ट रिएक्टिव मेटल जिसकी आईपी की वैल्यू कम होगी। अब देखें यहाँ पे आईपी की वैल्यू कम किसकी है, ये रही, फर्स्ट आईपी की वैल्यू कम है, ये हटा दे, है ना। ये क्या बताता है, लीस्ट रिएक्टिव, है ना। ये क्या बताएगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और देखिए इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा ही नहीं, निकालेगा जो आईपी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, वो गेन कैसे करेगा। यानी ये दोनों चीजें मुझे बताती हैं सबसे कम वैल्यू है, नेगेटिव में लीस्ट वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट नंबर सेकेंड। आंसर देखिए इसका, एलिमेंट सेकेंड इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्यों, बिकॉज, ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज को पूरा ही लिखते हैं, बिकॉज IE1 is minimum. It is potassium. It may be potassium. पोटेशियम। आगे देखिए, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात हो रही है। अब नॉन मेटल हम किससे देखते हैं, किसका ईए की वैल्यू सबसे ज्यादा है, माइनस में सबसे ज्यादा है। देखिए ईए माइनस में सबसे ज्यादा, माइनस में सबसे ज्यादा किसकी है, माइनस में सबसे ज्यादा है, इट इज मोस्ट रिएक्टिव, नेगेटिव में हाईएस्ट। क्या इंडिकेट करता है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। और हमें कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, जब जो चीज हमें दिखनी चाहिए नॉन मेटल के केस में डेल्टा ईजी देखेंगे सबसे ज्यादा किसका है, मेटल के केस में फर्स्ट आईपी देख लो कि किसका सबसे ज्यादा है, सबसे कम है ना। लीस्ट रिएक्टिव के अंदर पॉजिटिव डेल्टा ईजी देख लो, और या आईई हाईएस्ट देख लो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, एलिमेंट थर्ड इज मोस्ट रिएक्टिव। Non-metal. Why? Because it has highest negative delta EGH. लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल बताना है जो कि लीस्ट रिएक्टिव हो। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब इसके पास में नेगेटिव में वैल्यू क्या आनी चाहिए, सबसे कम। देखिए यहाँ पे देखिए ये मोस्ट रिएक्टिव, अब आपके पास माइनस में 40 सबसे कम है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर, यहाँ आपका फर्स्ट आईपी देखिए 738 और यहाँ पे कितना है माइनस का 60। इन दो की बात करेंगे हम, माइनस का 738 और फिर 1451। यहाँ डेल्टा ईजी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40। यहाँ 527,300 और ये माइनस का 60। एलिमेंट फर्स्ट क्या बताता है, इट इज
लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल है मीन्स इसके अंदर क्या होगा, नॉन मेटल का मतलब इसका डेल्टा Eg की वैल्यू ज्यादा तो होनी चाहिए, है ना। इनके कंपैरिजन में ये मेटल है और ये क्या हो गया, नॉन मेटल। यहीं से पता चलता है। आप देखिए वेरिएशन यहाँ पे डेल्टा Eg हाईएस्ट होता है, नॉन मेटल है ये नॉन मेटल का साइड है। यहाँ पे नीचे जाते हैं तो डेल्टा Eg डिक्रीज होता है। तो जब मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे, इस साइड मेटल होते हैं और इस साइड में नॉन मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इनमें -60 और -40 की अगर मैं बात करूं तो -60 वाला नॉन मेटल होगा और -40 वाला मेटल होगा, है ना। तो इट मीन्स एलिमेंट फर्स्ट इज लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल और इट मे बी आयोडीन। यहाँ पे हमने लिख दिया हीलियम, यहाँ नहीं लिखा। इट मे बी क्या हो सकता है, इट मे बी फ्लोरीन F। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, एलिमेंट फर्स्ट इज लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। इट मे बी आयोडीन। क्या होगा ये, आयोडीन। आगे देखिए, द मेटल विच कैन फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड टू फॉर्म MX2। अब देख यहाँ पे मुझे देखना है आईपी की वैल्यू देखिए। आपके पास अब कौन रह गया, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात कर रहे हैं हम। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सी होगी, इसमें देखो हम देखेंगे डेल्टा Eg की वैल्यू। डेल्टा Eg की वैल्यू -60, -40, -295। तो यहाँ पर ये देखिए आईपी की वैल्यू इनकी दोनों की क्या है, बहुत ज्यादा। इट मीन्स ये क्या हो गया, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। क्योंकि इसमें तो Ag की वैल्यू कम है, इसलिए ये दोनों तो क्या होंगे, मेटल्स, और ये क्या हो गया, नॉन मेटल। तो कौन सा आ गया, फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ इज लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्टिव नॉन मेटल। बिकॉज, रीजन तो लिखेंगे, it has second highest negative delta EGH. It may be iodine. Now next देखिए, the metal which can form a stable binary halide to form MX2। पीछे देखिए, यहाँ पर देखो आपके पास में कौन है, दो रह गए आपके पास है, -40 -60। अब यहाँ देखो फर्स्ट आईपी की वैल्यू कितनी है, 525, फर्स्ट की कितनी है, 728। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि 738, अगर मैं यहाँ पर MX2 की बात कर रही हूँ तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, S ब्लॉक कंप्लीट है, NS2। तो ये जो होगा सिक्स्थ, ये X2 बनाएगा और लास्ट जो होगा MX बनाएगा कौन, फर्स्ट। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर एलिमेंट सिक्स्थ form MX2. It may be मैग्नीशियम। और रीजन भी हम याद देंगे, बिकॉज
its first IE more than IE1 of element first. सिक्स्थ की एलिमेंट IE1 ज्यादा है इससे फर्स्ट से, इसलिए एलिमेंट क्या होगा, MX2 बनाएगा और यानी +2 चार्ज बनाएगा. सो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट सिक्स्थ is +2 and it may be magnesium. Now the metal which can form predominantly, अब आप देखिए इसका फर्स्ट बहुत कम है, सेकंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या बनाने वाला है यहाँ पर +1. एलिमेंट फर्स्ट form MX because IE2 is very greater than IE1, so its valency is +1. It may be lithium. Now we start question number 32. Predict the formula of a stable binary compound that would be formula the combination of the following pairs. अब आपको फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे. लिथियम और ऑक्सीजन. लिथियम पे +1 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है. चार्ज नहीं लगाएंगे अभी हम, 1 और 2 लिखेंगे. चार्ज यहाँ पे क्या बताता है, ये 1 ये 2, जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव है, जो बाद में लिखा है वो नेगेटिव है. 2 को कहाँ ले जाते हैं, 2 इसके फुट में, और 1 को कहाँ ले जाते हैं, O के फुट में. तो फॉर्मूला इज Li2O1 दैट इज सिमिलर टू Li2O. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन. इट इज मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन. मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, ओनली 2 लिखेंगे. नाइट्रोजन की 3. हेयर 3 इज फुट को कहाँ ले जाएंगे, Mg के फुट में, 2 को कहाँ ले जाएंगे, N के फुट में. तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Mg3N2. नाउ एल्यूमिनियम एंड आयोडाइन. एल्यूमिनियम एंड आयोडीन, एल्यूमिनियम लिखेंगे और आयोडीन I. इस पे +3, इस पे -1. 3 को कहाँ लेकर जाने वाले हैं, I के फुट में. 3 को कहाँ लेके जाने वाले हैं, I के फुट में. 1 को कहाँ लेके जाने वाले हैं, Al के फुट में. तो Al1 I3. इट इज सिमिलर टू Al I3. नाउ सिलिकॉन ऑक्साइड की बात हम करेंगे. SiO. Si पे कितना चार्ज होता है, 4. O पे कितना होता है, 2. अब सिंपलेस्ट इसको कन्वर्ट करेंगे रेशो में, तो सिंपलेस्ट रेशो में इट इज 2 और हेयर इट इज 1. 2 को कहाँ ले आएंगे, इसके फुट में, और 1 को कहाँ ले जाएंगे, Si के फुट में. तो आपके पास SiO2 फॉर्मूला हो जाएगा. नाउ फास्फोरस एंड फ्लोरीन. फास्फोरस एंड फ्लोरीन. तो फास्फोरस का होता है P, फ्लोरीन का होता है F. P कितने दिखाता है, 5 और ये 1. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1F5. F को कहाँ लेके जाना है, F के फुट में. 5 को कहाँ लेके जाना है, F के फुट में, और 1 को कहाँ लेके जाना है, P के फुट में. तो आपके पास फॉर्मूला ये हो गया. और आप 1 लिखेंगे नहीं, PF5. PF3 भी होता है, दोनों सही है. एलिमेंट 71. एलिमेंट 71 क्या होता है, ल्यूटीशियम.
लेंथेनॉइड होता है। एलिमेंट 71 इज ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम, और ल्यूटीशियम का क्या होता है? Lu। Lu क्या बनाता है? +3, और F क्या बनाता है? -1। तो ये 3, ये 1, फॉर्मूला क्या हो गया? LuF3। ओके, बहुत आसान से फॉर्मूले हैं, परंतु बिना वैलेंसी के आपको ये आएंगे नहीं, इसलिए इसकी वैलेंसी पता होनी जरूरी है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 33। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ atomic number, atomic mass, principal quantum number, azimuthal quantum number. Option C is correct, principal quantum number. Principal quantum number। और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी is correct. Option C correct. Now question number 34. Which of the following statement related to modern periodic table is incorrect? Incorrect. ये जो चीज स्पेशल हो उसे हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें क्या देखना है, करेक्ट देखना है या इनकरेक्ट देखना है। तो फर्स्ट क्या ऑप्शन है? ऑप्शन पढ़ते हैं। P block has 7 column. Yes, because a maximum of 6 electrons can occupy all the orbitals in the P subcell. P में सब कितने होते हैं? 6 कॉलम आते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब D has 8 इलेक्ट्रॉन। नो नो नो, D तो 10 होता है, यहाँ पे 8 नहीं होता। कितना होता है? 10, because maximum number of 10 electrons can occupy all the orbitals in a D subcell. तो आपके पास ऑप्शन तो आ गया, कौन सा आ गया आपके पास में? ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, लेकिन बाकी सब भी देखेंगे। ईच ब्लॉक कंटेन्स a number of columns equal to number of electrons that can occupy in subcell. Yes, सबसेल में जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही कॉलम होंगे। द ब्लॉक इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। यस, ब्लॉक किसको बताता है? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर को बताता है। फॉर द लास्ट सबसेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग अप टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, जिसमें डी ब्लॉक में 10 कॉलम होंगे, 8 नहीं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट फिल होते हैं इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आया नहीं क्या? 36 आ गया डायरेक्ट, कोई नहीं। 36 देखते हैं। द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज है उनका साइज किस बात पे डिपेंड करता है? F माइनस Na इज अफेक्टेड बाय। देखिए, F माइनस की बात कर रहे हैं, Ne की बात कर रहे हैं, Na+ की बात कर रहे हैं। आपको बताया कैटाइन का साइज हमेशा छोटा होता है। अब नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए जेड यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इनमें किस पे साइज, किस पे डिपेंड कर रहा है? जेड पर, है ना। जेड अपॉन ई रेशियो निकालते हैं, तो जेड चेंज हो रहा है, ई तो सेम है। 9/10, 10/10, 11/10। तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा, और इसका साइज बड़ा। यानी ओनली न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज इज आंसर। जेड अपॉन ई रेशियो directly proportional to ENC and inversely proportional to atomic size. Now, which one of the following statement is incorrect in relation to ionization enthalpy? आपको IP के रेस्पेक्ट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट
इनकरेक्ट है, सही नहीं है। अंडरलाइन करेंगे, एक तो लिख करना है आपको आई ई यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरा करना है आपको इनकरेक्ट। आई ई इंक्रीजेस फॉर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। आई ई जो होता है वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है आई ई की वैल्यू बढ़ती है। देखते हैं इस स्टेटमेंट को ये करेक्ट है या नहीं। द ग्रेटेस्ट increase in IE is experienced on removal of electron from core noble gas configuration। यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपके IE की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी पढ़ रहे हैं, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयनाइजेशन एनर्जी। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही बताता है कि आयनाइजेशन एनर्जी में बिग जंप होगा या नहीं होगा। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बेयरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर। अगर आपके पास लोअर एन वैल्यू है तो देखिए एन का मान कम है तो इजियर होगा इलेक्ट्रॉन निकालना फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। आप देखिए अगर मेरे पास में यहाँ पर दो ऑर्बिटल है, यहां से मुझे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, बीच में मेरे पास न्यूक्लियस है, तो ये और एक मेरे पास में ये न्यूक्लियस 1 2 3 4, यहाँ पे एन की वैल्यू ज्यादा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पर इट इज easier to remove electron because n higher, n वैल्यू क्या है ज्यादा, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज आंसर। क्योंकि इससे इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडरिंग द एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक करेक्टर। अब हम बात करें मेटालिक करेक्टर की, तो मेटालिक करेक्टर देखिए क्या होता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि IE की वैल्यू डिक्रीज होती है, इंक्रीज। अब आपसे क्या पूछा है, बोरोन कहाँ आता है, यहाँ पर बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इधर और पोटेशियम इधर, है ना। तो पोटेशियम तो कहाँ है, नीचे जाने पर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यानी पोटेशियम का सबसे ज्यादा होगा। फिर ये दोनों देखेंगे, लेफ्ट साइड में कौन है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम, देन बोरोन। आपके पास ऑर्डर क्या आना चाहिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड बोरोन। कौन सा ऑप्शन है देखियो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आंसर, है ना। देखना आना चाहिए, ये n इज इक्वल टू 4 में, ये 3 और दोनों 3 में देखेंगे तो लेफ्ट साइड, और एक ही ग्रुप में देखेंगे तो नीचे कौन आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक करेक्टर। नॉन मेटालिक करेक्टर बनाना है। मेटालिक करेक्टर का अपोजिट होता है नॉन मेटालिक करेक्टर। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज, ये क्या हो गया, इंक्रीज होता है। और व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज। अब आप देखिए कहाँ कहाँ दे रखा है, कौन कौन से एलिमेंट्स है। बोरोन, सबसे पहले हम लेंगे बोरोन, बोरोन ये रहा,
देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, लास्ट फ्लोरीन और फिर सिलिकॉन। इट मीन्स आपका नॉन मेटालिक करेक्टर सबसे कम किसका आना चाहिए? सिलिकॉन में आना चाहिए। और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर सिलिकॉन लास्ट में है, दैट इज ऑप्शन सी। देखिए सबसे पहले इधर वाला फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, फिर इधर आते जाओ, मीन्स इधर आने पर नॉन मेटालिक करेक्टर कम होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन और देन सिलिकॉन। नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन एंड सिलिकॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 अब आया है। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री of the elements, which one of the following factor does not affect the valence cell? वैलेंस सेल पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं डालेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मास, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। हमने देखा है एन एटॉमिक साइज किसके प्रोपोर्शनल होता है? एन के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? जेड के। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड करता ही है। इट मीन्स कौन डिपेंड नहीं करता? न्यूक्लियर चार्ज। आंसर सी। न्यूक्लियर मास does not affect the valence cell। मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कंसिडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है। सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका मीनिंग क्या है? इजीली रिडक्शन, दैट इज इजीली रिडक्शन टेक प्लेस। और क्या मतलब है? और आसान बताए। दैट इज इजीली गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करना चाहिए। आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, करेक्टर बोल दो, पावर बोल दो, इंक्रीज होगा। टॉप टू जाने बॉटम जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम। क्या क्या एलिमेंट्स है? कौन कौन है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। कितना आसान है। फ्लोरीन के बाद कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? क्लोरीन। और फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन। इट इज करेक्ट। देखिए कहाँ आता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? आंसर इज ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, आपकी थ्योरी और भी अच्छे से क्लियर हुई होगी क्वेश्चन आंसर करने के बाद। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। नाउ थैंक यू सो मच।